हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम सब आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री के ऐसे 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास वाला के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, इसलिए सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, सारे बच्चे ध्यान पूर्वक क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ ले। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वो सारे बच्चे मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मेंशन करके भी बता सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और बता देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। ठीक है, तो जितने भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हो तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, आज भी बोल देता हूं। ठीक है, आप सब पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करना या फिर अपना आंसर अपना सोचना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन। ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया। ठीक है, सारे विद्यार्थी क्वेश्चन समझ गए। अब देखो, सबसे पहला ऑप्शन है न्यू इंडिया का, दूसरा ऑप्शन है अल हिलाल का, तीसरा ऑप्शन है यंग इंडिया का और चौथा ऑप्शन है कॉमरेड का। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन, ठीक है, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो यंग इंडिया, सबका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो यंग इंडिया, सबका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर में क्वेश्चन है पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, मैं हर एक बार बोलता हूं, फिर से एक बार इस बात को दोहरा देता हूं, आप सब पहले क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मैं इसमें आप सभी का फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं इतना जो आप सभी के लिए भूख रहा हूं, इसमें आप सभी का फायदा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो 2 नंबर में क्वेश्चन है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1932 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1934 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1938 ईस्वी में। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट बता दो, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1932 ईस्वी। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिख दो, मैं समझ जाऊंगा सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो 2 नंबर में फिर से क्वेश्चन समझो। 2 नंबर में क्वेश्चन है, पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन छांट के लाए गए हैं। ठीक है, सारे चुनिंदा प्रश्न। ठीक है, मैं इस चैनल पर आप सभी को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, सारे चुनिंदा प्रश्न होते हैं। ठीक है, इस बात को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप सब जिसको पढ़ना है वो पढ़ाई कर लो, जिसको नहीं करना है वो छोड़ के क्लास जा सकते हो। ठीक है, मैं इसमें कोई रोक टोक उसको नहीं करूंगा। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था, पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है डांडी, एक मिनट, 3 नंबर में क्वेश्चन है डांडी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर में क्वेश्चन है डांडी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है गुजरात में और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र में। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो। डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी कहां पर स्थित है, डांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये सब सारे चुनिंदा प्रश्न है। डांडी किस राज्य में स्थित है, डांडी गुजरात में स्थित है। ठीक है, मैं ऐसा कहता हूं कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, कहा है 4 नंबर में क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जितने भी बच्चे, खासकर देखो बता देता हूं, जितने भी बच्चे क्वेश्चन बैंक जानते हो कि नहीं, क्वेश्चन बैंक, सारे बच्चे क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखना, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कवर कराएंगे अभी आज की इस वीडियो में, हम सब सारे क्वेश्चन को बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, आप सब क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लेना और समझ लेना। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट से बोलता हूँ, सारे क्वेश्चन को समझो, फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करो। ठीक है, अब देखो 4 नंबर में क्वेश्चन क्या करा है, 4 नंबर में क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन 1919 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1920 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1921 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1922 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 5 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, देखो मैं आप सभी को अगर एक्सप्लेन करके अगर समझाऊंगा तो आप सभी का बहुत ज्यादा समय खपत होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव को, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करके नहीं समझाता हूं। ठीक है, जिस टाइम मैं आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप सभी को बेहतर तरीके से समझाऊंगा, एकदम एक्सप्लेन करके। ठीक है, अपने भाइयों की तरह पढ़ाई करूंगा। ठीक है, अब देखो 5 नंबर में क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन 1902 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1906 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन 1906 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1907 ईस्वी में और चौथा
चौथा ऑप्शन 1919 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर एकदम धीरे धीरे, ठीक है, एकदम भाई की तरह पढ़ाई करो। 6 नंबर में क्वेश्चन है इबन बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, सारी चुनिंदा प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 6 नंबर में क्वेश्चन है इबन बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है पुर्तगाल का, दूसरा ऑप्शन है मोरक्को का, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस का और चौथा ऑप्शन है जापान का। ठीक है, 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन है इबन बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो मोरक्को का, सबका राइट आंसर है। ठीक है, इबन बतूता कहां का, सॉरी, इबन बतूता किस देश का निवासी था? इबन बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 7 नंबर में क्वेश्चन है अलबिरनी किसके साथ भारत आया? ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सारे बीबीआई क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 नंबर में क्वेश्चन है अलबिरनी किसके साथ भारत आया? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम के साथ, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनी के साथ, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी के साथ और चौथा ऑप्शन है बाबर के साथ। ठीक है, सारे बच्चे अपना आंसर कमेंट करो। अलबिरनी किसके साथ भारत आया था? अलबिरनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा, अलबिरनी किसके साथ भारत आया? अलबिरनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर में क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, 8 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 8 नंबर में क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म से, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण धर्म से और चौथा ऑप्शन है ईसाई धर्म से। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्राह्मण धर्म से। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा स्तूप का संबंध ब्राह्मण धर्म से है। ठीक है, इसका मतलब 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट। आप देखो 8 नंबर में, सॉरी 9 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 9 नंबर में क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, इसमें हंसना नहीं है। ठीक है, जिसको हंसना है वो हंस लो, जिसको पढ़ाई करना है वो पढ़ाई कर लेगा। ठीक है, 9 नंबर में क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चालुक्य ने, दूसरा ऑप्शन है चौल ने, तीसरा ऑप्शन है पल्लव ने और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रकूट ने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रकूट। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दो फिर से। ठीक है, आप देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन है कैप्टन, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ठीक है, 10 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर में क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ठीक है, अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अकबर के दरबार में, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन अकबर के दरबार में, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां के दरबार में, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब के दरबार में और चौथा ऑप्शन है जहांगीर के दरबार में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? आप सभी का समय समाप्त होता है, मैं ही क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में? ठीक है, देखो अब मैं आप सभी को इसलिए मैं आप सभी को अपना कमेंट में बताने के लिए अपना आंसर बोलता हूं, इससे आप सभी का प्रैक्टिस बढ़ेगा और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी याद होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूं अपना आंसर कमेंट करो। ठीक है, 10 नंबर में क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? ठीक है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम आउट हो गया, थोड़ा सही कर देता हूं। ठीक है, 10 नंबर तक क्वेश्चन समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट दिखाता हूं। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन है उत्तर भारत में। ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन है उत्तर भारत में, 1 मिनट, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 11 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है कबीर ने, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक ने, तीसरा ऑप्शन है रामानंद ने और चौथा ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ठीक है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद ने। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 12 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 12 नंबर में क्वेश्चन है, देखो मैं कितनी वीडियो में यहां पर VVI लिखता हूं। ठीक है, इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर में क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हरिहर एवं बुक्का ने, दूसरा ऑप्शन है देव राय प्रथम ने, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण देव राय ने और चौथा ऑप्शन है सदाशिव राय ने। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का दोनों आपस में एक भाई थे। ये भी क्वेश्चन आपसी को पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, हिस्ट्री में। ठीक है, 12th क्लास की हिस्ट्री में आपसी को ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरिहर एवं बुक्का आपस में क्या थे? भाई थे, चाचा थे, भाई थे, चाचा थे, मामा थे, नाना थे, या इसी तरह से आपसी को पूछ सकते हैं। ठीक है, विजयनगर समाज की स्थापना किसने की? विजयनगर समाज की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 13 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 13 नंबर में क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है व्योमेश। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है ए ह्यूम, और तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, और चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर? 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ओ ह्यूम माने जाते हैं। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 14 नंबर में क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 14 नंबर में क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 10 मई को, दूसरा ऑप्शन है 13 मई को, और तीसरा ऑप्शन है 18 मई को, और चौथा ऑप्शन है 25 मई को। ठीक है, 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 14 नंबर में क्वेश्चन करा है 1857 का विद्रोह कब आरंभ हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 मई को। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा 1857 का विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर में क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो इसकी ऑप्शन की ओर चलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मंगल पांडे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन है तात्या टोपे, और तीसरा ऑप्शन है बेगम हजरत महल, और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मीबाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर में क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, सारे बच्चे क्या रहेगा? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, इसलिए 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो। ठीक है, देखो 16 नंबर में क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की। ठीक है, क्या है 16 नंबर में क्वेश्चन? 16 नंबर में क्वेश्चन है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बेंटिंक ने, दूसरा ऑप्शन है कॉर्नवालिस ने, तीसरा ऑप्शन है वेलेस्ली ने, और चौथा ऑप्शन है डलहौजी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसने की थी? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डलहौजी ने। ठीक है, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डलहौजी। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर में क्वेश्चन करा है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चन कई ना कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो 17 नंबर में क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1506 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1510 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1512 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1520 ईस्वी में। ठीक है, मैं 2 सेकंड आप सभी को टाइम देता हूं ताकि तब तक आप सभी अपना आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, ये मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1510 ईस्वी को। ठीक है, आप सब कमेंट नहीं करते हो। ठीक है, इसका मतलब आप सभी को किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है। ठीक है, आप सभी पानी में हो। ठीक है, आप सब दूध में कोई बच्चे नहीं हो, जो कमेंट करता है वही बच्चे दूध में होते हैं, जो कमेंट नहीं कर रहा है बच्चे पानी में होते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन 18 नंबर में, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ठीक है, अब देखो सत्य, सबसे पहला ऑप्शन है सत्य, दूसरा ऑप्शन है अहिंसा, तीसरा ऑप्शन है अपरिग्रह। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अपरिग्रह, और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचार्य। ठीक है, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मचार्य। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ठीक है, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ठीक है, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मचार्य। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 19 नंबर में क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका मैं आप सभी को लिख के देता हूं, अगर आप सब इस चैनल पर रेगुलर क्लास करोगे तो आप सभी को 4 नंबर दिलाना मेरा काम होता है। ठीक है, अगर रेगुलर क्लास करोगे तब, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसको जहां जाना है वो भाड़ में जाओ। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 15 दिनों तक, दूसरा
ऑप्शन है 16 दिनों तक, तीसरा ऑप्शन है 18 दिनों तक और चौथा ऑप्शन है 20 दिनों तक। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ठीक है, इसलिए 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 दिनों तक। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 20 नंबर में क्वेश्चन है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ठीक है, 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 20 नंबर में क्वेश्चन करा है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ठीक है, देखो आप को क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक बात और बोल देना चाहता हूँ। आप सब इस चैनल को नए देख कर कि कोई भी बच्चे ये मत डाउट, किसी भी बच्चे के मन में अगर ये डाउट चल रहा है ये चैनल नया है, इसमें तो बेहतर तरीके से पढ़ाई नहीं होता होगा। ठीक है, देखो मैं अभी ग्रेजुएशन मैं बीएड की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, बीए हो गया, मैं बीएड की तैयारी कर रहा हूँ। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस अनुसार आप सभी को पढ़ाई कराता हूँ। ठीक है, इसके भी मतलब 2023 के दिसंबर में इस चैनल को मैंने ज्वाइन किया था, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा इंटर में मैं भी आर्ट्स रखा था। ठीक है, ऐसा बात नहीं है मैं साइंस रखा था। ठीक है, इंटर में मैं भी आर्ट्स रखा था, उसमें मेरा करीब 423 नंबर आया था। ठीक है, 400 कुल मिलाकर 423 नंबर आता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में डी लगा हुआ था मेरा। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप सभी को पढ़ाता हूँ, इसलिए आप को जिसको गुजारिश है आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, वैसे जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 20 नंबर में क्वेश्चन है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन 48 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 78 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन 88 ईस्वी और चौथा ऑप्शन 98 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 ईस्वी। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 78 ईस्वी। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 21 नंबर में क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य है। ठीक है, 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 21 नंबर में क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य है। ठीक है, कौन से धर्म से त्रिपिटक साहित्य है? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है जैन धर्म का, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म का, तीसरा ऑप्शन है शैव धर्म का और चौथा ऑप्शन है वैष्णव धर्म का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य है। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 22 नंबर में क्वेश्चन है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार ने, तीसरा ऑप्शन है अशोक ने और चौथा ऑप्शन है कनिष्क ने। ठीक है, इसका भी राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक ने। ठीक है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को अशोक ने नियुक्त किया था। ठीक है, समझ गए? अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 23 नंबर में क्वेश्चन करा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 23 नंबर में क्वेश्चन करा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क को और तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को और चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन को। ठीक है, 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 23 नंबर में क्वेश्चन करा है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में ही बताया था अगर किसी भी बच्चे की किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वह सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम में मेंशन करके बता सकते हो या फिर कमेंट में ही बता सकते हो। ठीक है, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर ही देता हूँ। ठीक है, कमेंट में बताओ या फिर इंस्टाग्राम में बताओ। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, एक बात और, ठीक है, अगर आप सब इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, समझ गए सारी बात? आप देखो 23 नंबर में क्वेश्चन है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 24 नंबर में क्वेश्चन है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 24 नंबर में क्वेश्चन करा है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है 1600 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन है 1605 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1610 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1616 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 ईस्वी को। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है? 25 नंबर में क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? ठीक है, 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 25 नंबर में क्वेश्चन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है आगरा में, तीसरा ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी में और चौथा ऑप्शन है अजमेर में। ठीक है, देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है अभी तक के, जितना भी मैंने मेरे और मेरी टीम ने ये क्वेश्चन को कवर कराया है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा गया है जो आपसे को बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से समझो, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है जो मेरी टीम ने और मैंने कवर कराया है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गए होगे। ठीक है, अब देखो 25 नंबर में क्वेश्चन फिर से समझो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रखा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में
स्थित है। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है। 26 नंबर में क्वेश्चन है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ठीक है, 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 26 नंबर में क्वेश्चन है स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है अकबर के समय में, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर के समय में, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां के समय में और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब के समय में। ठीक है, इसका भी राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, कमेंट करो। ठीक है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाहजहां के समय में। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दो सारे बच्चे। अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था। ठीक है, 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन खड़ा है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत में, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी भारत में और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी भारत में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां बिताया था। ठीक है, मैं देखो मैं इस बात को भी गौर करता हूं, सारे बच्चे क्लास में बोर हो गए हो। ठीक है, अगर बोर हो गए क्लास करते करते तो बीच में एक बार वीडियो को रोक दो, फिर 2 मिनट खाते इधर उधर घूम लो, थोड़ा मोड़ा पानी पी लो। ठीक है, इधर मतलब 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए टहल लो, फिर उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देना। ठीक है, लेकिन क्लास नहीं छोड़ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। ठीक है, दोबारा कल के लिए कुछ क्लास को नहीं छोड़ना है। ठीक है, आज जो करे कल जो करे आज करे आज करो सब, इस तरह का आपसे भी सारे सुने होंगे। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहां पर बिताया था। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो दक्षिण भारत में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 28 नंबर में 1 मिनट, 28 नंबर में क्वेश्चन है आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 28 नंबर में क्वेश्चन करा है आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है 1 भागों में, दूसरा ऑप्शन है 2 भागों में, तीसरा ऑप्शन है 3 भागों में और चौथा ऑप्शन है 5 भागों में। ठीक है, इसका भी राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 भागों में। ठीक है, आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है, आइन एक बड़ी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। अब देखो 29 नंबर में क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। ठीक है, 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन करा है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख मिलता है या फिर उल्लेख है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है प्रथम शिलालेख में, दूसरा ऑप्शन है सप्तम शिलालेख में और तीसरा ऑप्शन है 10वें शिलालेख में यानी कि 10वें शिलालेख में और चौथा ऑप्शन है 13वीं शिलालेख में। ठीक है, यानी कि 13वां शिलालेख में। ठीक है, क्वेश्चन है फिर से समझो, क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग का विजय का उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 13वीं शिलालेख। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13वीं शिलालेख। ठीक है, किस शिलालेख में अशोक का कलिंग का विजय का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है 13वीं शिलालेख। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 30 नंबर में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 30 नंबर में क्वेश्चन करा है 1 मिनट, 30 नंबर में क्वेश्चन करा है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है मौर्य वंश के बारे में, दूसरा ऑप्शन है कुषाण वंश के बारे में और तीसरा ऑप्शन है सातवाहन वंश के बारे में और चौथा ऑप्शन क्या, चलो भी देख लेते हैं। देखो चौथा ऑप्शन है गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, 30 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 30 नंबर में फिर से समझो, 30 नंबर में क्वेश्चन करा है। मैं किसी भी क्वेश्चन को दोबारा इसलिए समझाता हूँ, इसलिए बोलता हूँ ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे मैं पागल नहीं हूँ आप सभी को दोबारा क्वेश्चन समझाऊँ। ठीक है, मैं आप सभी को इसलिए समझाता हूँ, दोबारा क्वेश्चन इसलिए बकता हूं ताकि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, ताकि मेरा नाम रोशन हो और आप सभी अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मौर्य वंश। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। अब जो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 31 नंबर 1 मिनट, 31 नंबर में क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ठीक है, 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 31 नंबर में सारे बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सारे मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, बीबीआई क्वेश्चन मत बोलो, इसको मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन बोलो। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे पहला ऑप्शन मगध था, दूसरा ऑप्शन अवंती था, तीसरा ऑप्शन है कौशल था और चौथा ऑप्शन गांधार था। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मगध। ठीक है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध का। ठीक है, समझ गए। अब देखो अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 32 नंबर में क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघाट के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। ठीक है, 32 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है,
32 नंबर में क्वेश्चन करा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा से और चौथा ऑप्शन है लोथल से। ठीक है, इसका भी राइट आंसर कितने बचे बता सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगढ़ के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 33 नंबर में क्वेश्चन करा है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ठीक है, 33 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन को फिर से समझो। ठीक है, मैंने कितनी बार बोला है, क्वेश्चन को पहले समझो फिर उसके बाद अपना आंसर कमेंट करो, मुझे कमेंट करो या फिर आप सभी अपने दिमाग में क्वेश्चन को याद कर लो। ठीक है, 33 नंबर में क्वेश्चन करा है, देखो कमेंट करने से मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसमें आप सभी का फायदा है, मैंने इस बात को शुरू में ही बोल दिया था, आप सभी को एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप सभी को याद करने में बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो 33 नंबर में क्वेश्चन है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए थे, किस वर्ष मिले या किस वर्ष प्राप्त हुए थे, बात एक ही होता है। ठीक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन 1920 ईस्वी में और दूसरा ऑप्शन 1921 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1922 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1925 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ठीक है, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1922 ईस्वी को। ठीक है, सारे बच्चे को याद रहेगा राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 1922 ईस्वी में मिले थे राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, एक मिनट, 34 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है। ठीक है, 34 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 34 नंबर में क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित किसमें है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला ऑप्शन राष्ट्रपति में, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री में, तीसरा ऑप्शन न्यायपालिका में और चौथा ऑप्शन है संविधान में। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान में। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संविधान में। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 35 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 35 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 35 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 35 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। आप देखो दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा और तीसरा ऑप्शन है राजगोपालाचारी और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, फिर से समझो 35 नंबर में क्वेश्चन क्या था, 35 नंबर में क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, वहां पर संविधान बोल रहा था। ठीक है, भारतीय प्रारूप समिति के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए। अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 36 नंबर में क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ठीक है, 36 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 36 नंबर में क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया या फिर जवाहरलाल नेहरू ने दिया, तीसरा ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने दिया और चौथा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, किसने दिया था कमेंट करो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में क्वेश्चन देखो, मैं आपसे को बीच में इधर उधर का बातें इसलिए नहीं बोलता हूँ, हर एक वीडियो में इस बात को बोलता हूँ। ठीक है, बीच में इधर उधर का बातें नहीं बोलता हूँ ताकि आप सभी का टाइम बर्बाद मत हो। वैसे ही इस चैनल पर आप सभी को सारे वीडियो 30 मिनट से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन हुआ था या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था या फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, कितने बच्चे बता सकते हो, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, समझ गए सारे बच्चे। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को भूख रहा हूँ, इस तरह से जिस तरह से भूख रहा हूँ आप सभी को, इस तरह से कोई बताएगा नहीं। ठीक है, वैसे समझो, जिसको समझना है समझो, मेरा काम है आप सभी को समझाना, हर एक टीचर का काम होता है सारे बच्चे को समझाना, और जिसको समझना होता है वो समझ लेता है, जिसको नहीं समझना होता है वो एक जाके भूसी उसके दिमाग में भूसी बराबर होता है, वो जाके पानी में डूब मरते हैं। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, 38 नंबर में क्या क्वेश्चन करा है, 38 नंबर में क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन 1910 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 1911 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1912 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन 1916 ईस्वी में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सारे बच्चों को याद रहेगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 39 नंबर में क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कौन जाना जाता था, ये नहीं बोला कौन जाना जाता है। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सबसे पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब और तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर। ठीक है, 39 नंबर में क्वेश्चन करा है
समझो, ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 39 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो औरंगजेब, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो औरंगजेब, सबका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, समझ गए सारे बच्चन, आप देखो समझ गए सारे बच्चे, बच्चन बोला गया, ठीक है, बच्चे होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक सबसे होता है। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपसे भी देखते होंगे, मैं इस चैनल पर जितने भी ऑब्जेक्टिव, जितने भी वीडियो चढ़ाए गए हैं लॉन्ग वीडियो खास करके, उसमें आप सभी को 40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलते होंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है ताकि आप सभी को, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप सभी बोर ना हो जाए क्लास करते करते, इसलिए आप सभी को थोड़ा 40 से लेकर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को पर डे वीडियो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ताकि आप सभी बोर ना हो जाए क्लास में, इसलिए मेरे टीम ने और मैंने 40 या फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को एक वीडियो में सॉल्व करा दिए। ठीक है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, जो होशियार बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, आप सभी के लिए ये टास्क है। ठीक है, सारे बच्चे इसका राइट आंसर बताओ। ठीक है, आप सभी के लिए क्या फिर 2 सेकंड का आप सभी के लिए समय है, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट कर दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन, निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, ऑप्शन नंबर ए सबका राइट आंसर है मेवाड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे मेवाड़, सबका राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था वो भी दिखा देता हूं, दूसरा ऑप्शन था मारवाड़ और तीसरा ऑप्शन था चित्तौड़ और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। ठीक है, चौथा ऑप्शन था जोधपुर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 40 नंबर में, क्वेश्चन था निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सबका राइट आंसर है मेवाड़, सबका राइट आंसर है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं कि आप सबको यह वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाए गए हैं मेरी टीम ने और मैंने आप सबको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप भी अपने हाथ से प्यारे अपने हाथों से एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन लोगों का कुछ भी फायदा हो सके। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।